साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आदमी की कथनी और करनी में भी फर्क होता है। वैसे तो हालांकि कोई भी आदमी इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है कि मेरी कथनी और करनी में फर्क होता है या है, लेकिन जब मामला पब्लिक लाइफ में हो तो वो बातें खुल ही जाती हैं। ताजा मामला है बिहार विधानसभा चुनाव का। एक पार्टी है वह राष्ट्रीय जनता दल और एक गठबंधन है महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नायक तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के बेटे हैं, वो पिछले काफी समय से सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं। हालांकि लालू यादव भी सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं और उसी में उनके जो गठबंधन में है राहुल गांधी तो बहुत ही ज्यादा सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये पता करना है तो ये पूछें जाकर बिहार के मुसलमानों से। दरअसल हुआ क्या है कि बिहार में निषादों का जो जनसंख्या है वो है 2.60%। अब निषादों के नेता मुकेश सहनी को बिहार में डिप्टी सीएम डिक्लेयर किया गया है और सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव को बनाया गया है। अब क्योंकि ये मामला गठबंधन का है तो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टियां सभी की सहमति है और सभी जिम्मेवार हैं। लेकिन अब वह सवाल उठ रहा है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। निषादों की जो जनसंख्या है वो है 2.5 से 2.25% मान लें। जब 2.5% पॉपुलेशन के आदमी को, नेता को डिप्टी सीएम डिक्लेयर किया जा सकता है तो 18% जनसंख्या वाले मुसलमानों को क्या मिला? बात तो सही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि भाई मुसलमानों के साथ में अन्याय किया है, लेकिन इस अन्याय को कैसे किया गया है? हालांकि पिछले काफी समय से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस डिक्लेयर करने की मांग राष्ट्रीय जनता दल के लोग उठा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी इस बात से सहमत नहीं थे और वो जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो उसमें भी उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करने के पक्ष में तो थे ही नहीं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को आशंका थी कि अगर हमारा महागठबंधन जीत भी गया तो बाद में दिक्कत होगी, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मांग पुरजोर तरीके से उठाई कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। जब बात बिगड़ती दिखाई दी, महागठबंधन में फूट की खबरें आने लगी, तब जाके कांग्रेस पार्टी ने अपने केंद्र से अशोक गहलोत की टीम को भेजा और वहां पर इस मामले को सुलझाने के लिए कहा, जिस पर अशोक गहलोत बिहार में आए और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मुलाकात की, सीटों के बारे में बात की और फैसला किया गया कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ही होंगे और उनके साथ में मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। अब जब सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होने से तो किसी को दिक्कत नहीं है और ना ही थी। मुस्लिम भी समझ रहे थे कि सीएम कैंडिडेट तो तेजस्वी यादव ही होंगे, डिक्लेयर हो या ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री तो लालू यादव के परिवार से ही कोई बनेगा अगर महागठबंधन जीता है। लेकिन मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा होते ही मुसलमानों में खलबली मची और इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने काफी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, तुम दरी बिछाने के लिए हो, दरी ही बिछाओगे, वोट दोगे लेकिन तुम्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा। उसी तरीके से एक अन्य नेता प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई कि जब 2% जनसंख्या वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो किसी मुस्लिम को क्यों नहीं। और इस भीड़ में एक और खास बात है कि किसी दलित का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है।
इस तरीके से दलित मुस्लिम को किस तरीके से ठगा जाता रहा है पहले से ही, और इन नेताओं का उन बातों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने सोचा होगा कि दलित मुस्लिमों के लिए कोई उप मुख्यमंत्री पद देने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही यह करती आ रही है। जबकि 1990 के दशक से लालू यादव सत्ता में आए तो उन्होंने भी यही किया, एम वाई समीकरण बनाया जिसमें एम मुस्लिम और वाई यादव। एम का वोट तो लिया लालू यादव ने भी, लेकिन कभी उन्हें कोई पद नहीं दिया। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रहे हैं, उनको लालू यादव उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बनाया। और अभी भी दलित मुस्लिमों को ऐसे ही ठेंगे पर रखे हुए हैं महागठबंधन के नेता, जो सामने दिखाई दे रहा है और जिसको जनता सरेआम बोल रही है। राहुल गांधी का काम करने का भी तरीका वही है जो पहले से भी मैंने बताया है, कि राहुल गांधी ऐसे डिस्प्यूटेड मामले में अपने आप को पीछे कर लेते हैं। उनमें जब SC/ST रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्लासिफिकेशन किया था, उस समय हालांकि उनकी पार्टी के नेता जो कर्नाटक और तेलंगाना में उनकी सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम इनको लागू करेंगे, और SC/ST उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने चुप लगा ली, वो कोई सेंटेंस उस पर नहीं बोले। उसी तरीके से जब संसद में मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड की बात आई, संसद में बिल पेश हुआ, तो उसमें भी राहुल गांधी ने एक लाइन नहीं बोली। आप राहुल गांधी का कोई स्पीच संसद में वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं देख पाओगे, जब कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को पीछे कर लिया था। उसी तरीके से अब बिहार विधानसभा में एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को पीछे किए हुए हैं और वो इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। यही राजनीति होती है, सभी मुद्दों पर राहुल गांधी बोलते भी नहीं है, अपने आप को ऐसे ही जिसका जवाब ना ही देना पड़े या बाद में कोई बात आए तो भाई राहुल गांधी ने तो कही नहीं। जब पब्लिक लाइफ में ऐसा होता नहीं है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखनी होती है कि इस पर आप सोचते क्या है। लेकिन जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ अपनी बात कहते हैं और किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी भी करते हैं। ये शायद किसी की नजर में नहीं आता है। खैर, अब बिहार विधानसभा में जो चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की बात आ रही है, तो एक तरफ तो थर्ड फ्रंट है, AMIM, आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी, तीनों पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें काफी मात्रा में मुस्लिम आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हैं, उनके काम करने के तरीके से, उनके बोलने के लहजे से, जिस तरीके से निर्भीक होकर वो हर पॉइंट पर, हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और मुसलमानों के लिए खुलकर बोलते हैं, उसका असर है कि काफी मुस्लिम उनसे प्रभावित हैं और उनको मुस्लिमों का काफी परसेंटेज वोटर जाने वाला है। दूसरी तरफ AMIM असदुद्दीन ओवैसी से भी काफी लोग प्रभावित हैं और उसी की वजह है कि 2020 के चुनाव में AMIM ने 5 सीट जीती थी। हालांकि वो 15 सीटों पर लड़े थे और 5 सीटें उन्होंने जीती थी। हालांकि 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ लिए थे, तो यह भी एक खुन्नस मुस्लिमों को RJD से है। तो जो महागठबंधन मुस्लिमों के ऊपर डिपेंड था और वो सोचे हुए थे कि मुस्लिमों के वोट तो नहीं मिलने, लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है और मुस्लिमों के वोट जहां थर्ड फ्रंट के कैंडिडेट होंगे, ज्यादा मात्रा में उधर जाने की संभावना बन रही है। RJD या महागठबंधन को वोट देने की बात है, जहां मुस्लिमों के लिए कोई चारा नहीं होगा या दूसरा कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा, वहां पर जरूर बीजेपी को हराने के लिए RJD या महागठबंधन के कैंडिडेट को मुस्लिम वोट करेंगे। यह मुस्लिम समाज में आम राय बन रही है कि जहां थर्ड फ्रंट का उम्मीदवार होगा, क्योंकि थर्ड फ्रंट के सिर्फ 64 उम्मीदवार ही अभी मैदान में हैं, तो मुस्लिम समाज जगह जगह मीटिंग करके ये
फैसला कर रहे हैं कि जहां जहां थर्ड फ्रंट का कैंडिडेट होगा वहां पर तमाम मुस्लिम थर्ड फ्रंट को वोट करेंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट के नेता असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो हमेशा न्याय की बात करते हैं। लेकिन आरजेडी से जो उम्मीद की जाती थी या महागठबंधन के नेताओं से जो उम्मीद की जाती थी कि वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे और काम भी करके दिखाएंगे, उसमें महागठबंधन एकदम फेल है। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जिनमें से 51 तो सिर्फ यादव कैंडिडेट हैं, जिनकी आबादी 14% बताई जाती है, जबकि मुस्लिम 18% हैं, लेकिन उनके सिर्फ 18 सीट या 18 टिकट मुस्लिमों को दिए गए हैं। तो ये कौन सा सामाजिक न्याय है? तो उससे मुस्लिम समाज काफी खफा है और जिसका हर जाना महागठबंधन को भरना होगा। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन अभी भी एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज से भी होगा ऐसी घोषणा कर देता है तो काफी भरपाई की जा सकती है, अन्यथा रोज तो मुस्लिमों में है ही और होना भी चाहिए। अपने हक अधिकार के लिए चेतना अब जग रही है और सभी वर्गों में जग रही है। तो जिस मुस्लिम समाज की वोट कांग्रेस और आरजेडी अब से पहले वैसे ही लेते रहे, उनको कोई सामाजिक न्याय नहीं दिया गया, उनको कोई पद या कोई अधिकार नहीं दिए गए, उनकी मांग अब बढ़ रही है, जिसकी वजह से बिहार के मुसलमानों में या बिहार के मुसलमान महागठबंधन से काफी खफा बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और आप कहां से देख रहे हैं वो भी लिखें, जिससे कि चैनल का पता लगे कि आप कहां से चैनल को देख रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।